प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या है बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कक्षा 9 में इसका अध्ययन हम कर भी चुके हैं बच्चों। कोई अगर शाइनी सरफेस है, अगर बहुत पॉलिश हुई सरफेस है, तो वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को बच्चों परावर्तित कर देती है। और समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से परावर्तन होता है यह भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। और प्रकाश है क्या ये भी हम सीख चुके हैं। मान लीजिए कि कोई बिल्कुल अंधेरा कमरा है, उसमें कोई भी वस्तु उस कमरे में हमें नज़र नहीं आती, परंतु जैसे ही उस कमरे में प्रकाश आता है, प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो सकता है, तो प्रकाश आने के पश्चात वस्तुएं हमें नज़र आने लगती हैं बच्चों। तो क्या ऐसा कारण है कि वस्तुएं हमें नज़र आती हैं? कारण यह है कि उन वस्तुओं पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है और हम चीज़ों को तब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं बच्चों। और प्रकाश के और गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का जो मोशन है वो हमेशा रेक्टिलिनियर होता है, अर्थात प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। और प्रकाश के कारण जो बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में होती हैं, इनको भी हम देखेंगे। जैसे इंद्रधनुष का रंग किस प्रकार से 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, हीरा चमकता कितनी अच्छी तरह से है, मरीचिका, अपवर्तन प्रकाश का, तारों का टिमटिमाना, ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं अपने इस चैप्टर में हम लोग बच्चों कवर करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसको रिवाइज करते हैं बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हमने चित्र में सामने एक समतल दर्पण बनाया है बच्चों आपके लिए। तो ये मान लीजिए नीचे समतल दर्पण है, नीचे जहाँ ये डैश डैश है इसका मतलब ये पॉलिश्ड सरफेस है, और इसके ऊपर की जो सरफेस है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अर्थात परावर्तक तल है। यहाँ पर देखिए परावर्तक तल में किसी प्रकाश के स्रोत से जो किरण आ रही है, इस किरण को बच्चों कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिल रही है इसको कहा जाता है बच्चों आपतन बिंदु। इसमें लिखा नहीं है, हमने लिख देते हैं बच्चों। ये जो बिंदु है इस बिंदु को कहा जाता है बच्चों आपतन बिंदु। और देखिए बच्चों आपतन बिंदु पर हमने एक डैश डैश करके दर्पण के लंबवत एक रेखा खींची है। इस रेखा को बच्चों कहते हैं अभिलंब। उसके पश्चात आपतन बिंदु पर जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चमकदार सरफेस ने अधिकांश भाग इसका परावर्तित कर लिया, बहुत थोड़ा सा भाग यह अवशोषित कर दिया प्रकाश का। तो जो अधिकांश भाग परावर्तित किया, यहाँ पर हम केवल एक किरण ले रहे हैं, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है। तो अधिकांश भाग जो परावर्तित किया, तो जो परावर्तित भाग है ये हमने परावर्तित किरण द्वारा बच्चों दर्शाया है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के बच्चों 2 नियम हैं। पहला नियम हम बोलते जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण किसी समतल, एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये बच्चों एक ही समतल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे समतल में चले जाएं। अच्छा, ये बात बच्चों आपको समझ में नहीं आती होगी, भाई एक ही समतल क्या चीज़ है। एक ही समतल का मतलब जैसे मान लीजिए मेज है, तो मेज का ऊपर वाला पोर्शन एक समतल है। अगर अब ऐसा होता कि भाई कोई आपतित किरण या कोई परावर्तित किरण मेज के ऊपर मान लीजिए सीधे चल रही है और एकदम से ऐसे मुड़ जाए, तो इसका मतलब है कि अब ये परावर्तित किरण एक समतल में नहीं है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए मेज के ऊपर का तल है, इसको हमने एक समतल ले लिया, ये हमारा बोर्ड एक समतल है। अब अगर ऐसा होता कि जो परावर्तित किरण ऐसे न जाके वापस इधर भाग जाती या अंदर की तरफ चली जाती, तब हम कहते भैया अब ये एक समतल नहीं है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि एक ही समतल का क्या मतलब है। दूसरा नियम कि बच्चों आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या था बच्चों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था इसको आपतन कोण कहा जाता है। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। और परावर्तित किरण
जो कोण बन रहा था इसे हम बच्चों परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम आर से व्यक्त करते हैं। अर्थात दूसरा नियम था कि आई आर के बराबर होगा, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। अब बच्चों ये तो हो गई समतल दर्पण की बात। अगर मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक तल समतल ना होकर वक्राकार हो, इस प्रकार से या इस प्रकार से वक्राकार हो, तब क्या होगा? तो इसको समझने के लिए बच्चों हमारे घरों में कोई आप नया बड़ा चम्मच लीजिएगा और समतल दर्पण तो हम लोग जानते ही। अच्छा, एक चीज़ रह गई कि समतल दर्पण में बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, पहली बात वो आभासी तथा सीधा होता है। हमें ये बात समझनी होगी कि आभासी प्रतिबिंब सदैव बच्चों सीधा होता है और प्रतिबिंब के बनने की घटना कक्षा 9 में हमने सीखा था। पहले हमने एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाया, फिर एक पेंसिल ली थी टेढ़ी करके उसका प्रतिबिंब बनाया था समतल दर्पण से। उसमें नहीं चलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। केवल रिवाइज आपको पिछला थोड़ा सा करवा रहे हैं जिसमें आपको याद आ जाए। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था बच्चों? आभासी तथा सीधा। उसका आकार कैसा था? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु अर्थात बिंब, बिंब वस्तु, पुस्तक में बिंब लिखा रहता है कई जगह, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बिंब का मतलब तो बच्चों वस्तु है और प्रतिबिंब का मतलब बच्चों इमेज है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरी बात आभासी होता है। तीसरी बात दर्पण से जितनी वस्तु की दूरी होती है दर्पण से उतनी ही प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। अब हम लोग गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे इस कक्षा में। तो गोलीय दर्पण बच्चों क्या होंगे? हमने अभी आपको बताया कि आप घर में एक प्रयोग जरा करिएगा आज, कि एक आप चम्मच लीजिएगा, बड़ा सा एक चम्मच चमकीला, उसमें अपने चेहरे को देखिएगा जरा। पहले अंदर वाले भाग में अपने चेहरे को देखिएगा और चम्मच को आगे पीछे करते जाइएगा। फिर आप देखिएगा जरा कि आपके चेहरे के आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या। उसके बाद उस चम्मच को पलट दीजिएगा, मतलब जो उठा हुआ भाग है उसमें अपना चेहरा देखिएगा। फिर देखिएगा चेहरा छोटा बड़ा कैसा नज़र आ रहा है। फिर आप चम्मच को आगे पीछे करके देखिएगा, क्या देखिएगा चेहरा सीधा रहता है कि उल्टा हो जाता है कि क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रा अपने घर में आज इसको करके देखिएगा, बड़ा आपको आनंद आएगा इसको करने में। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे गोलीय दर्पणों की बच्चों। तो गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? नाम से ही स्पष्ट है, किसी खोखले गोले का ही भाग होगा गोलीय दर्पण। यहाँ पर हमने 2 खोखले गोले लिए हैं और इन्हीं से हम बच्चों गोलीय दर्पण बनाने का प्रयास करते हैं। जरा मान लीजिए खोखला गोला है और हम इससे इस खोखले गोले से कुछ भाग काट लें। मान लीजिए हमने इस खोखले गोले से इतना भाग काट के निकाल लिया। ये हमने भाग काट के निकाल लिया बच्चों। तो अर्थात जब हमने ये भाग काट के निकाला तो ये पोर्शन पूरा हट गया, ये खत्म हो गया, ये हमने अलग रख दिया। इस लाइन को भी बच्चों हटा देते हैं। तो ये मान लीजिए हमने एक भाग गोले का ये काट के यहाँ पर निकाल लिया है। अब बच्चों ये जो भाग है ये ट्रांसपेरेंट है, अर्थात प्रकाश की किरण इसको पार करके आगे निकल जाएगी। तो अभी ये दर्पण नहीं है। दर्पण हमेशा बच्चों ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है, तभी उससे परावर्तन होता है। अब हम क्या करें बच्चों कि अगर ये जो हमारे पास एक गोले का भाग प्राप्त हुआ है, खोखले गोले का कांच का, इसमें हम बाहर की तरफ इसमें अगर पॉलिश कर दें, ये हमने इसके बाहर की तरफ बच्चों पॉलिश कर दी, तो अब इसका जो अंदर का दबा हुआ भाग है ये हो गया बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस अर्थात परावर्तक तल। जैसे हमारे समतल दर्पण में ये ऊपर वाला भाग परावर्तक तल था जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, यहाँ पर इसका ये जो अंदर का दबा हुआ भाग है बच्चों ये है परावर्तक तल। और अगर परावर्तक तल बच्चों दबा हुआ है तो इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। नाम से ही स्पष्ट है, अवतल अर्थात दबा हुआ परावर्तक तल है। तो इस प्रकार के दर्पण को बच्चों हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का अर्थ है कि इसका परावर्तक तल बच्चों दबा हुआ होगा, कॉनकेव मिरर इसका अंग्रेजी भाषा में नाम है। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करें कि एक और हमारे पास वही गोला था, हमने अलग अलग आपको समझाने के लिए लिया है। तो अगर हम मान लीजिए बच्चों फिर से
पॉलिश कहाँ से किया है? अब हमने इसको मान लीजिए अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया, तो जब इसको हमने अंदर की तरफ से पॉलिश किया है तो बच्चों यह भाग अब यह दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्यों इसका नाम उत्तल दर्पण है बच्चों? इसका नाम उत्तल दर्पण इसलिए है क्योंकि इसका जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ है, उभरा हुआ परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टिव सरफेस इसकी उभरी हुई है, इसलिए बच्चों इसका नाम है उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बच्चों समय हो रहा है, अगला इसके और आगे अध्ययन हम अगले वीडियो में बढ़ाते हैं।